नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात 2+2 वार्ता की। भारत और अमेरिका के बीच गुरुवार को 2+2 वार्ता हुई। बातचीत में भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। अमेरिका की ओर से माइक पॉम्पियो और जेम्स मैटिस ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर वार्ता को रचनात्मक बताया। इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम सुरक्षा समझौते कॉमकासा पर दस्तखत हुए। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देने की बात कही गई। एनएसजी में भारत की यथाशीघ्र सदस्यता के लिए भी सहमति बनी। तो समझेंगे इस वार्ता के मायने और साथ ही इस वार्ता के बाद हम कहां खड़े थे और दोनों ही पक्षों को क्या हासिल हुआ है और आगे ये रिश्ते किस दिशा में और कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर एस डी मुनि हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, स्वागत है। स्मिता शर्मा, उप संपादक द ट्रिब्यून से। स्मिता, स्वागत है। रविंदर सचदेव हैं, निदेशक है इंडिया अफेयर्स USINPAC से। रविंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत शीलकांत जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने सुना, बंद कमरे में जो बैठक हुई, चर्चा, अलग अलग मुद्दे और जो उसके बाद मुद्दे सामने रखे गए, कितना सेटिस्फाइड आप हैं और जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी होती दिखी हैं, किस तरफ जाती हुई नजर आई? ये बहुप्रतीक्षित मीटिंग थी 2+2 और ये हो गई। तो इसके बारे में शुरू में जब मीटिंग मुलतवी हुई थी तो जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सब हवा हो गई। तो मैं उस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं उनकी जो पूरी प्रोग्रेशन है पिछले 20 सालों से, वो जितने मरहलों से निकली है, हर जगह शंकाएं, संशय, अटकलें पहले से आ जाती हैं, पर बाद में फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हमें इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2+2 अपने आप में ही एक बड़ा भारी ये एक चीज़ प्रतिपादित करता है कि दोनों देशों के बीच में संबंध ना उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि कैबिनेट लेवल के सीनियर मिनिस्टर्स मिलके बात कर रहे हैं और एक दूसरे से जो वार्तालाप है उसमें एक दूसरे के कंसर्न्स, जो सरोकार हैं, जो विजन है, उन सब पे बातचीत हो रही है। दूसरी बात जो ज़रूरी भाई समझने की है वो ये है कि इस पूरी वार्तालाप से अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं निकली है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। फिर ये कॉमकासा का जो एग्रीमेंट है ये कई सालों से, करीब समझ लो आज 10-15 सालों से चल रहा है। मतलब मैं जब मिनिस्ट्री में था तब भी इस पे बातचीत चर्चा होती रहती थी। तो अच्छा, ये कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। तो अगर आप इंटर ऑपरेबिलिटी करेंगे तो उसमें ज़रूरी होगा कि भाई ये कम्युनिकेशन की कंपैटिबिलिटी हो और सिक्योरिटी हो, क्योंकि अमेरिका का नज़रिया जो है सिक्योरिटी को और जो ऑपरेशंस को देखने का है वो एक ख़ास नज़रिया है और वो अपने ढंग से देखते हैं। अच्छा, जो भी उनके साथ इस तरह के समझौते करता है तो वो चाहते हैं कि ये इस बात को समझें और इसको बनाएं हम लोग। तो भारत ने इसको पहले काफ़ी एग्जामिन किया, हम लोगों को काफ़ी शंकाएं थीं, पर ये एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों के बीच में तालमेल हो गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस तरह की जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं, जिस तरह के डिफेंस सिस्टम सब लोग खरीद रहे हैं अमेरिका से, उसमें ये एक धनात्मक योगदान देगा। तो ये अपने आप में ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। आप करें कि जो भी चीज़ें निकल रही वो उन सबसे दूर है, अलग हैं, जो कि आशंकाएं थी। ये एक अच्छी खबर मैं कह सकता हूं कि एक डिप्लोमेट के नज़रिए से जो आप बता रहे हैं। मुनि सर, दो और अहम डिफेंस को लेकर जो ख़ास तौर पर समझौता हुआ और जिसकी तरफ इशारा भी किया दोनों ही रक्षा मंत्रियों ने, सामरिक नज़रिए से और डिफेंस के नज़रिए से ये 2+2 क्या हमें आउटकम इसका दिखता है? देखिए, ये आपको याद दिलाऊं, 2017 में जब मोदी जी वहाँ गए थे अमेरिका में, तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि वी आर ड्रॉपिंग हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। जो इतिहास में उनकी पहले झंझुलाहट भारत की थी कि यहाँ हम अमेरिका पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका एक संकेत मोदी जी ने वहाँ दिया था। और मैं देखता हूँ कि ये जो विज़िट हुई है
ये उस संकेत का एक आकार है, एक प्रतिरूप है, उस तरफ से आगे बढ़ने वाली बात है ये। कुल मिलाकर ये डिफेंस पे ही थी मीटिंग। उसमें अफ़गानिस्तान की चर्चा हुई, नॉर्थ कोरिया की चर्चा हुई, इंडो पैसिफिक की बात हुई, एनएसजी की भी बात हुई, ये सब ठीक है, लेकिन जो ज़ोर था इस मीटिंग का वो डिफेंस पे था। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अलावा ख़ासतौर से ये जो ये कासा का एग्रीमेंट हुआ है उसमें अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ और आइटम्स आपको नहीं देंगे। और उसमें ख़ास तौर से वो आइटम्स जो हमारे बड़े शिप्स पे रहेंगे, जिससे वो जान सकते हैं कि हमारा शिप कहाँ है, कौन सा आइटम कहाँ पर है। इसीलिए बहुत झिझक थी डिफेंस मिनिस्ट्री में, जैसा शर्मा जी ने कहा, वो शायद अब दरकिनार कर दी गई हैं और आगे बढ़े हैं। इसका मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसी को लेके मैं समझता हूँ अमेरिका भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहता है, क्योंकि चाहता है कि भारत बड़ी भूमिका उसमें कहीं ना कहीं निभाए। और उसी लिए तो उस हिसाब से ये एक प्रगति का सूचक है जो डिफेंस रिलेशनशिप्स है। अभी जब मोदी जी की वुहान विज़िट हुई थी तो ऐसे आंकलन किए जा रहे थे कि हम लोग अमेरिका से ज़रा नाराज़ हैं, अमेरिका हमको कुछ XYZ नहीं दे रहा है, इसीलिए हम अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिशा में भी अगर ऐसी कोई झिझक थी या परेशानियां थी जिसकी वजह से ये बात 2 बार टली, एक बार नहीं, वो भी शायद कहीं न कहीं उसका समावेश हुआ है। कुल मिलाकर ये इंडिया और भारत और अमेरिका के बीच में, एशिया में, ख़ास तौर से इंडो पैसिफिक में एक साझेदारी का एक बहुत बड़ा कदम मैं इसको समझता हूँ। ओके रविंदर, 2 ऐसे मसले थे जिनको लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि उम्मीदें, और उसको लेकर इस 2+2 वार्ता के बाद जो नज़रिया है वो किस तरीके से दिख रहा है। एक तो H1B वीज़ा को लेकर, और दूसरा जो हमारी एनर्जी ज़रूरतें हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शंकाएं थी, इसका जिक्र श्रीकांत सर कर रहे थे। नहीं, डेफिनेटली उन 2 पॉइंट से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको आप अरिथमेटिक का तरह देखिए। 2+2 जो है ना, 2+2 = 4 होता है अरिथमेटिक में हमेशा। भारत और अमेरिका के रिश्तों की यही स्टोरी रही है कि कभी 2+2 3 हो जाता है या कभी 2+2 5 हो जाता है। अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनमें ट्रस्ट, जैसे अभी हमारे सारे स्टील पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो की इशू रहा है कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। और अमेरिकी कांग्रेस, नॉट इवन द एडमिनिस्ट्रेशन बट अमेरिकी कांग्रेस कई बार ऐसे स्टेप्स ले लेती है, रेजोल्यूशंस पास कर देती है जिनका इमीडिएट हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दिस गोज बैक टू आवर न्यूक्लियर पोखरन से लेकर के अब तक जो चल रहा था। तो जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी वो एक तरह का अटेम्प्ट था और प्रोग्रेस थी कि अब हम दोनों का जो है 2+2 मान लीजिए 4 ही रहेगा। पर फिर अब देखिए रशिया और ईरान को लेकर के, अमेरिकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हम पे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो इरिटेंट्स या हिकअप्स आ जाते हैं, इनका एक साझा फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ताकि जो रहे वो स्टेबल रहे और प्रेडिक्टेबिलिटी रहे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एजेंडा इस मीटिंग का वो था। 1 सेकेंड, नाउ H1B वीज़ा और LNG को लेकर के, यस, अमेरिका शेल ऑयल मिलने के बाद से वहाँ से LNG एक्सपोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहा है और भारत ने लेना भी शुरू कर दिया, गेल ने। बट एट द सेम टाइम ये फिर लिंक हो जाता है ईरान से कि अगर जैसे US हम एंड वी आर बीइंग प्रेस्ड इनटू कि रिड्यूसिंग ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स, तो एक तरह का इंटरकनेक्टेड है सारी। तो इसके चलते यस, अमेरिकी एनर्जी और गैस एक्सपोर्ट्स, LNG एक्सपोर्ट्स टू इंडिया के बढ़ने के आसार हो सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक बात रही H1B वीज़ा की, डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है और उठाया भी गया है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है अमेरिका के अंदर। उनका अपना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म की बातें चल रही हैं, राइट। अब उसको लेकर के उनकी वो बॉर्डर वॉल भी बननी है या नहीं बननी है, इनोवेशन अमेरिका के अंदर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो इसमें एक एस्पेक्ट बेसिकली है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज खुद ही लॉबी एडवोकेसी कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ कि हमें यह टैलेंट चाहिए अपनी इनोवेशन बढ़ाने के लिए। अगर हमें यह टैलेंट या कॉम्पिटिटिवनेस नहीं मिलती है तो हमारी अपनी कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड मार्केट्स में कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली यस, भारत इस पॉइंट को उठाता है एंड वी गिव देम नंबर्स की हाउ H1 एंड IT इज बेनिफिशियल टू अमेरिकन इकोनॉमी। बट एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा वहाँ पे वो अमेरिकी कांग्रेस जो है वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रेशर में आके लेगी। तो उस पर हम कह नहीं सकते क्या होगा, बट फिलहाल के लिए इट सीम्स H1B एज यूजुअल चल रहा है, बट काफ़ी कुछ डिबेट्स रहेंगी
उसका हमें देखना होगा आगे यूएस कांग्रेस में क्या होता है इसको लेकर के। स्मिता, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और जिस तरीके से हम पहले से भी चर्चा करते रहे हैं, जो ऐसे मसले जिन पर शायद लग रहा था कि चर्चा या फिर ना हो या उन पर विवाद या मैं कहूँ कि विचारों की एकता नहीं दिख रही है, उनसे अलग फोकस वहाँ पर रहा है जहाँ पर दोनों एक साथ सहमत दिखे हैं और उसके लिए नए इनिशिएटिव की साल में एक बार बैठक होगी, हॉटलाइन की शुरुआत की गई है। कैसे इसे देखती हैं ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर आप? देखिए, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, साझा बयान जारी किए गए थे क्योंकि सवाल नहीं लिए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन निश्चित रूप से इसके बाद हमारी काफ़ी सूत्रों से बात हुई, अमेरिकी और भारतीय सूत्रों से, जो लोग उस कमरे में मौजूद थे चर्चा के दौरान, क्योंकि जो 2+2 डायलॉग है उसके पहले सुबह निर्मला सीतारमण ने जेम्स मैटिस के साथ घंटे भर मुलाकात की, सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो के साथ मुलाकात की और फिर ये चारों नेता अपनी अपनी प्रतिनिधि के साथ वापस आए कमरे में, जहां 3 घंटे तक 3 सेशंस पर बात हुई, 3 सत्र पर। पहला सत्र आपका ऊर्जा मसलों पर था, पीपल टू पीपल टाइज पर था। दूसरा सत्र था कि डिफेंस को लेकर इस वक्त क्या मौजूदा हालात है, आगे क्या कुछ और रणनीति बनाई जाए। और जो तीसरा सत्र था वो इस पर था कि जो आपके क्षेत्रीय मसले हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस पर खास करके ज़्यादा चर्चा की गई। ये बात साफ हो गया है, जैसा एसडी मुनी साहब ने कहा, कि अमेरिका को लेकर जो झुंझलाहट थी उसको मोदी सरकार ने अब पीछे रखा हुआ है। और सही मायने में अमेरिका अगर बार बार कह रहा है कि भारत आज उसका एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, वो नज़र आ रहा है। जो अमेरिका के 3 फाउंडेशन अग्रीमेंट है उसमें से 2 पर हम दस्तखत अब कर चुके हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज अग्रीमेंट जिसे लिमुआ कहते हैं, और अब ये कॉमकासा जो पिछले 2 दशकों से फंसा हुआ था और जिसको लेकर काफ़ी पेचीदगियाँ इसलिए भी मौजूद थी क्योंकि खास करके भारत के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको चिंताएं। देखिए, कॉमकासा दोनों आर्मीज के बीच में सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है और ये आगे चलकर उन भारतीय इक्विपमेंट्स में भी फिट हो सकता है जो भारत में ही बने हो, जैसे तेजस जैसे एयरक्राफ्ट्स। इसे लेकर भारत के अंदर काफी चिंताएं थी कि कहीं ये डेटा भारत के दुश्मनों के हाथ, जैसे खास करके पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का नॉन नेटो एलाई है, जब आप अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस, कहीं उस रास्ते से पाकिस्तान के हाथ ना पड़े। खैर, ये चिंताओं को दूर करते हुए और इस पर लेकर बेहद दबाव था अमेरिका का, ये साफ हो गया है। लेकिन जो मेरा सेंस मुझे मिल रहा है लोगों से बातचीत करके, लॉन्ग टर्म एक जहां इंटरेस्ट रहा है, अमेरिका की कोशिश है कि हम इस रिश्ते को अब 25 साल 40 साल बाद कहां देख रहे हैं उस पर फोकस करें। इसलिए एक लॉन्ड्री लिस्ट लेकर नहीं बैठे थे, जैसे कि आमतौर पर अगर कारोबार को लेकर बातचीत होती है तो वो काफी नेस्टी हो जाते हैं। यहां पर वो तू मैं नहीं हो रही थी कि भाई तुम ये कर लो, लेकिन एक ट्रांजैक्शनल सेंस निश्चित रूप पर था। क्योंकि अगर आप देखें जो सारे के सारे कंसेशंस आज दिए गए हैं वो ज्यादातर भारत की तरफ से दिए गए हैं। भारत ने उनको कमरे के अंदर कहा कि भाई जहां तक ट्रेड घाटे का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जिसको लेकर बेहद चिंतित रहते हैं, विचलित रहते हैं, हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। पिछले साल 1.5 अरब $1.5 बिलियन की ऑयल एंड गैस हमने आयात की है अमेरिका से, पहली बार ये शुरू हुआ है। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि $2.5 बिलियन की ऑयल और गैस हम अमेरिका से ले लेंगे। अमेरिका को यह भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपसे आगे चलकर और एयरक्राफ्ट्स खरीदने वाले हैं, हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाले हैं। इन इंपोर्ट्स के जरिए भी हम ट्रेड घाटे को भी कम करेंगे। मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर वो कंपोनेंट आगे उभर कर नहीं आई है कि आप यहीं पर आके हम प्रोडक्शन करें। तीसरी बात, हमने अमेरिका को ये कहा है कि भाई देखिए, रूस के साथ हम जो भी काटसा को लेकर जो सैंक्शंस की बात चल रही है, हम S-400 का जिक्र नहीं आया है इस मीटिंग में, लेकिन S-400 के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हैं वो जरूर हुई हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मसले अमेरिका की तरफ से नहीं उठाए गए हैं इस चर्चा में, ये भारत की तरफ से उठाए गए हैं। वो रूस का मसला हो या ईरान का, ये कहते हुए कि हमें थोड़ा वक्त और दे, क्योंकि हम रातों रात अपने इन रिश्तों को हम बदल नहीं सकते हैं। ना रूस से हम डिफेंस आयात रातों रात बदल सकते हैं, ना ईरान से हम ऊर्जा रातों रात बंद कर सकते हैं। तो अमेरिका ने यह कहा है कि हाँ, निश्चित रूप से इसमें आपको वक्त लगेगा, लेकिन एक रिकैलिब्रेशन की उम्मीद जरूर यहां पर की गई है अमेरिका की तरफ से, जहां तक भारत के संबंधों का सवाल है दूसरे देशों के साथ। मुनी सर, क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर जब भी बात होती रही है तो हम पहले इस तरह का नज़रिया था कि अल्पकालिक हम जो फ़ायदे हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको देखते रहे। जैसा कि स्मिता ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ऐसा लगता है कि दीर्घकालिक दोस्ती और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके तहत अमेरिका आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के हित और अमेरिका की ओर से भारत को लेकर जो विश्वास है उसको आप कैसे देखते हैं भविष्य में? नहीं, अमेरिका और भारत में विश्वास तो बढ़ा है। पिछले 20 वर्षों में बहुत फ़र्क हुआ है जो नज़रिया था हिंदुस्तान का पहले। अभी भी ख़ास तौर से आप कॉमकासा को अगर लेके देखें तो डिफेंस फोर्सेस की और जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी
उसके बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशंस थे कि ये जो डेटा सिर्फ पाकिस्तान को ही दे नहीं दे, वो डेटा यूएस के कंट्रोल में रहेगा, वो उससे भी बहुत बेचैनी थी। और अगर इसको मान लिया है हमने, इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसा ये कह रही हैं समझौता किया है कि हालात से। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ये बहुत मुश्किल होगा अगर अमेरिका ये सोचता है कि भारत केवल उन्हीं का दोस्त या स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के रहे और ईरान और रूस के साथ अपने रिश्तों को कमी दे या चीन के साथ भी अपने रिश्तों को कमी दे, तो मुझे इसकी संभावना लगती नहीं है। और रूस का जो प्रश्न है, S-400 का जो प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। और मैं नहीं मानता हूँ, मैं आपको याद दिलाऊँ सीतारामन का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ये US एक्ट है, यूनाइटेड नेशंस का एक्ट थोड़ा है जो हम मानने के लिए बाध्य हों किसी ढंग से। तो ये एक जो एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हिंदुस्तान की सोच में, अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम इसको कहीं से तोड़ ताड़ के कम कर देंगे या इस ये 2+2 के रिजल्ट्स के आधार पर अगर कोई ये निष्कर्ष निकाले कि भारत अब इधर हो गया पूरी तरह से, तो गलत होगा। तो मैं अपनी आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। शीलकांत सर, क्योंकि भारत की जो हाल के दिनों की हमने पॉलिसी देखी है, सभी देशों के साथ अपने हितों के लिहाज से अलग अलग नज़रिए के साथ दोस्ती और रिश्ता रहा है। इस 2+2 वार्ता के साथ जो आशंकाएं फिर एक बार खड़ी होती हैं कि क्या दूसरे देशों से जो रिश्ते हैं वो कहीं कमज़ोर करने की कोशिश होगी, क्योंकि अमेरिका की अब तक की जो पॉलिसी रही है व्यापार और रिश्तों को लेकर कुछ कमोबेश इस तरह की रही है, हम उससे कितना अलग खड़ा हो पाएंगे? देखिए, एक पुराना संस्कृत का एक बड़ा सूक्त है कि यो ध्रुवाणी प्रत्यज अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति। मतलब जो डेफिनेट पक्की चीज़ें हैं उनको छोड़ के जो अधकचरी अनिर्मित चीज़ें हैं उनकी तरफ भागते हैं, उनकी पक्की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना। अगर इसको, ये बड़ा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है चाणक्य के ज़माने से, अगर उसको आप देखें तो पिछले 20 सालों में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्ती हुई है वो किसके साथ हुई है? अमेरिका के साथ हुई। फिर उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम को उन्होंने दोनों तरफ से कभी बीच में नहीं लाने दिया। और तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर फिर गेन्स बनाने की कोशिश की, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल गेन्स। तो इस पूरी प्रोसेस में आगे बढ़ने की जो बात है उसमें हमको जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं से क्रिएटिवली, मतलब उसको समझना चाहिए। जैसे रूस की बात है, S-400 की बात है, तो उसमें भी क्या कोई निदान है, क्या कोई ऑप्शन पॉसिबल हैं, इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। वो शायद होगी लेकिन किसी दूसरे लेवल पे होगी। ये इस ऊंचाई पे वो बात तब पहुंचेगी जब कुछ बन जाए। ऐसे ईरान को लेके भी जो भी कुछ है वो कोई क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं। और जब दो देश पॉलिटिकल समझदारी को सामने रखते हुए और एक दूरगामी जो उनके हित हैं उनके बीच में जो कॉन्वर्जेंस है उसको ध्यान रखते हुए देखते हैं तो इनका हल निकल सकता है। पर हम एक के बल पे दूसरी चीज़ को तोड़ने की सोचते हैं, अरे ये हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा साहब। ये इस तरह का हर चीज़ किसी एक बिंदु के ऊपर आके टिपिंग पॉइंट हो जाए, ऐसा नहीं है। और जो इतना व्यापक रिश्ता, जो सबसे बड़ी खासियत है अमेरिका के और भारत के संबंधों की पिछले 20 सालों में, कि एक्सपेंसिव, बहुत व्यापक हैं और गहराई भी आती रही है इनमें, और तीसरा सामरिक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो मिनिस्टर्स के लेवल पे बातचीत हुई है और उसका जो भी जॉइंट स्टेटमेंट, जैसा स्मिता ने बताया कि उसमें जिस तरह की बातें हुई हैं उसमें नेगेटिव कोई बात नहीं है। तो मेरी दृष्टि में तो यह है कि इसका इंगित इस तरफ है कि सॉल्व करें प्रॉब्लम जो भी है और आगे बढ़ें। इसमें था क्योंकि 2+2 जो टॉक्स हैं और अमेरिका की, इंडिया शायद तीसरा कंट्री है जिसके साथ इस तरह के टॉक्स शुरू हुए हैं और अब ये ईयरली होंगे। पहला देश है अमेरिका जिसने, भारत ने ऐसा शुरू किया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामरिक तौर पर 2+2 और अंतर्राष्ट्रीय FS लेवल है हमारा, रणनीतिक लिहाज से अगर देखें तो भारत को इसका फायदा क्या होगा, इसके मायने क्या हैं अमेरिका के साथ एंगेज होना 2+2 में? देखिए, निश्चित रूप से बेनिफिट्स तो हैं इसमें,
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज आप अमेरिका में अगर भारतीय डायस्पोरा की बात करें या अमेरिका से तकनीक की बात करें, आप डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, आफपाक क्षेत्र में, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इन ऑल फेयरनेस, हम डोनाल्ड ट्रंप की बार बार बात करते हैं कि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने जो पुराने एलाइज और सहयोगियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, जिसमें कनाडा, यूके या फिर फ्रांस, जर्मनी शामिल हैं, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो भारत के साथ कम से कम अब तक जो है उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये काफ़ी एक सकारात्मक नज़रिए से भारत के साथ संबंधों को देखा जा रहा है। खास करके उन्होंने जो अपनी साउथ एशिया स्ट्रैटेजी की घोषणा की, आफपाक स्ट्रैटेजी की घोषणा की, और इंडो पैसिफिक में बार बार उनके, कल भी माइकल पोम्पियो जब इस्लामाबाद जा रहे थे, रास्ते में जब उन्होंने प्रेस से बात की तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति के कामयाबी के लिए भारत की एक बेहद अहमियत है, जिसे अमेरिका आज पहचानता है, और अमेरिका चाहता है कि भारत इस बाबत अपने आप को सशक्त कर पाए। इसीलिए भारत के पास वो हथियार भी होने चाहिए, भारत के पास वो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। अफगानिस्तान को लेकर निश्चित रूप से वहाँ स्थायित्व लाने की जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी काफ़ी सारे सरकारों की लगातार कोशिशें रही हैं, इन मसलों पर भी आज चर्चा हुई है। इमरान खान सरकार को देखिए, आज साझा बयान में जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मुझे नहीं लगता अभी बहुत लोगों ने नोटिस किया है। अब तक हम नॉर्मली जब आप आतंकी संगठनों की बात करते थे जो पाकिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट कर रहे हैं, बयान में हमेशा टेरिटरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था कि टेरर आउटफिट्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। इस दफ़ा पाकिस्तान, अंडर पाकिस्तान कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारत ने अमेरिकियों को ये कहा है कि देखिए, ज़्यादातर जो पाक अधिकृत, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान की ज़मीन नहीं है, वो पाकिस्तान के फिलहाल नियंत्रण में है। तो इस तरह के जो परसेप्शन डिफरेंसेस हैं, और काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं आज दोनों देशों के बीच में, वो आतंकवाद को लेकर हो, होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर हो, जिसमें मुंबई हमलों के बाद से लेकर आज तक पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है। काफ़ी ऐसे एंटिटीज़ हैं जो आज अमेरिका ने अपने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की सूची में डाला है भारत के बाद। और भारत ने भी आज जो संदेशा दिया, जो हमें सूत्रों ने बताया कि आपकी जो मुलाकात हुई है इमरान खान से, आप पाकिस्तान पर दबाव एक बनाए रखें। अमेरिका ने ये कहा कि अभी एक नई सरकार है, हम फिलहाल इतनी जल्दी उन्हें जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी जो है उनको एक लॉन्ग लिस्ट दे दिया है कि ये डिमांड्स हैं, हमारे ये एक्शंस हैं, तो इंडिया को भी उम्मीद है कि दबाव बनी रहे। तो एक अमेरिका के साथ सुपर पावर, भारत के अपने बहुत सारे मसले हैं आज चीन के साथ में, पूरे क्वाड्रिलैटरल का जो गठन है, या इंडो पैसिफिक में चीन के पूरे अग्रेशन को, उसको आक्रामकता को, उसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन चूंकि भारत की हमेशा से एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के बाद हमने देखा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कोई भी डायरेक्ट ओवरनाइट शिफ्ट निश्चित रूप से उसे आज भी शंका की नजरों से देखा जाता है। अमेरिका के साथ ये शिफ्ट पिछले 2 दशकों से हो रहा है, और अब हमें लगता है कि ये एक मानसिक रूप से एक तैयारी हो गई है कि भाई जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल करने होंगे इस रिश्ते से। रविंद्र, आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा जी। 2+2 के बाद, क्योंकि अब ये साल दर साल सफ़र बढ़ेगा, और कहा ही जा रहा है कि जब पहली वार्ता जिस तरीके से हुई है और जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, जिस दिशा में हम जाते दिख रहे हैं, वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। आगे गोल्स, आगे वो क्षेत्र, आगे वो सेक्टर्स क्या दिखते हैं आपको जहां पर और ज़्यादा मजबूती, या मैं कहूं कि एक समान विचारों के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा सकता है? डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो 2+2 आज हुआ है, एक बहुत ही मैच्योर, एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में आगे चलती जा रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। 1, अगले 30-40 साल में, या जो भी पीरियड जितना भी हम देखें, एक तो यूएस और इंडिया की हमारी जो भी रिलेशंस होंगे उसमें अनसर्टनिटी एलिमेंट हमेशा रहेगा, विच वी विल नेवर नो कि यूएस कांग्रेस क्या रेजोल्यूशंस पास कर देती है, विच इम्पैक्ट आइदर इंडिया और समथिंग एल्स जो हमें इम्पैक्ट करता है। तो ये जो आज का फ्रेमवर्क है, आई थिंक ईरान और रशिया को लेकर के जो अब नेगोशिएशन डिस्कशंस हो रही है, एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी चाहिए कि यूएस कांग्रेस के रेजोल्यूशन से हम किस तरह से एक तरह का फायरवॉल या प्रिवेंट हो सके हमारी रिलेशनशिप। दैट्स वन। सेकंड, अमेरिकन कल्चर इन अ वे इज वेरी ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। तो जैसे हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी बुश साहब के दौरान, राइट, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट एंड यूएस इंडस्ट्री सेज ओके वी हैव डन द डील, हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो दिस टेंडेंसी कि ट्रांजैक्शंस हो जिसका हमें बेनिफिट भी हो, लॉन्ग टर्म में होना है, हम अपनी स्पीड से चलते हैं, बट अमेरिकन्स वांट टू मूव फास्टर। तो ये 2 रेड फ्लैग्स छोटे से हैं मेरे ख्याल से। तीसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म में देयर इज अ गुड आर्टिकल आज बाय संजय बारू साहब टू थिंक अबाउट 3+3। देखिए, ट्रेड इज द की एवरीवेयर आज की तारीख में, राइट। अभी भी एनर्जी की बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड, इट्स इंपैक्टिंग ऑल ऑफ अस। तो ये 2+2 है,
I think it could be time to think of making it into a 3+3 Okay. to have a genuine strategic long-term dialogue between the two countries. ओके श्रीकांत सर, बस संक्षेप में। यस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक रियलिटी चेक भी करनी चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस जहाँ पे है, वहाँ पे हमें वो दृष्टिकोण और वो एटीट्यूड्स जो आज से 20 साल पुराने थे वो नहीं रखने चाहिए। जैसे गोपनीयता है, तो आज जो कि आप सोचते हैं कि मेरे पास शुगुप्ता है, वो जानता है वहाँ जो मतलब टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, जो सारी ट्रांसपेरेंसी है इस तरह की, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब जाहिर हैं। आप तो उनको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो इसलिए हमें उस दुनिया को और उस भविष्य को देखते हुए अपनी जो समझौते हैं वो करना चाहिए। पड़ेंगे। तो अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परस्पर विश्वास है वो प्रगाढ़ होता जाए, घना होता जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि 2+2 वार्ता का एजेंडा क्या था, पहले जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई हैं और रिश्तों की ये जो सफ़र है ये वो किस तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ेगा और किस दिशा में। और अब बात आप दर्शकों की राय का। हमने कार्यक्रम दिखाया था टीचर्स डे पर। मोनिका बंसल लिखती हैं कि कार्यक्रम की चर्चा हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है और सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए राज्यसभा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और दर्शक हैं थर्मा, जो कि लिखते हैं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। पैनल में मौजूद सभी लोगों ने शिक्षकों के लिए कुछ नए आइडियाज़ दिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन प्रदान कर पाएंगे। आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें यूं ही लिखते रहिए। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।